हेलो वीवर, नमस्कार। जियोग्राफी क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 जिसका शीर्षक है मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का चैप्टर नंबर 1 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, पसंद आए तो इसे लाइक करें और तो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आप भूगोल एक विषय के रूप में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय 1 में पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या आप इसकी अंतर्वस्तु को याद कर सकते हैं? इस अध्याय में बृहद रूप में आपका परिचय भूगोल की प्रकृति से कराया था। आप भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाओं से भी परिचित हैं। यदि आप अध्याय को पुनः पढ़ें तो आपको मानव भूगोल का मुख्य विषय भूगोल से संबंध भी मालूम हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल समकलात्मक, अनुभाविक एवं व्यवहारिक है। अतः भूगोल की पहुंच विस्तृत है और किसी भी घटना अथवा परिघटना का जो दिक् एवं काल के संदर्भ में परिवर्तित होता है उसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। आप धरातल को किस प्रकार देखते हैं? क्या आपको लगता है कि पृथ्वी के 2 प्रमुख घटक हैं, प्रकृति, भौतिक पर्यावरण और जीवन के रूप में, जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित हैं? अपने परिवेश के भौतिक और मानवीय घटकों की सूची बनाइए। भौतिक भूगोल पर्यावरण का अध्ययन करता है और मानव भूगोल भौतिक, प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। आपको इस तथ्य का पहले से ही बोध होगा कि एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। अतः प्रकृति और मानव के अध्ययन पर इसमें बल दिया गया है। आप अनुभव करेंगे कि भूगोल में द्वैतवाद आया और इस आशय के व्यापक तर्क वितर्क आरंभ हो गए कि क्या एक विषय के रूप में भूगोल के नियम बनाने सिद्धांतिकर यानी नोमोथेटिक अथवा विवरणात्मक या भावचित्रात्मक या इंडियोग्राफिक होना चाहिए? क्या इसके विषय वस्तु को व्यवस्थित किया जाना चाहिए और इसके अध्ययन का उपागम प्रादेशिक अथवा क्रमबद्ध होना चाहिए? क्या भौगोलिक परिघटनाओं की व्याख्या सैद्धांतिक आधार पर होना चाहिए अथवा ऐतिहासिक संस्थागत उपागम के आधार पर? ये बौद्धिक अभ्यास के मुद्दे रहे हैं और अंततः आप मूल्यांकन करेंगे कि प्रकृति और मानव के बीच वैध द्वैधता नहीं है, क्योंकि प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व हैं और इन्हें समग्रता में देखा जाना चाहिए। यह जानना रुचिकर है कि भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर रचना विज्ञान से प्रतीकों का प्रयोग करते हुए रूपकों के रूप में किया जाता है। हम सामान्यतः पृथ्वी के रूप में तूफान की आँख, नदी के मुख, हिमनदी के प्रोत, जल डमरू की ग्रीवा और मृदा की परिच्छेदिका का वर्णन करते हैं। इसी प्रकार प्रदेशों, गांवों, नगरों का वर्णन जीवों के रूप में किया गया है। जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। सड़कों, रेलमार्गों और जल मार्गों के जाल को प्रायः परिसंचरण की धमनियों के रूप में वर्णन किया जाता है। क्या आप अपनी भाषा से ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों को एकत्रित कर सकते हैं? अब मूल प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हम प्रकृति और मनुष्य को पृथक कर सकते हैं, जबकि वे इतनी जटिलता से आपस में जुड़े हुए हैं? मानव भूगोल की परिभाषाएं। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों को संश्लेषित करता है। ये रैडजेल का कथन है। ऊपर दी गई परिभाषा में संश्लेषण पर जोर दिया गया है। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तन संबंधों का अध्ययन करता है, जो कि एलन सी सैंपल के द्वारा ये दिया गया है।
सैंपल की परिभाषा में संबंधों की गत्यात्मक शब्द प्रमुख है। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। ये पॉल बिडार डी ला ब्लॉस का स्टेटमेंट है। मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक संकल्पना प्रस्तुत करता है। पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में भौतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन कर चुके हैं। आप जानते हैं कि ये तत्व भू आकृति, मृदाएं, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति और विविध प्राणी जात तथा वनस्पति जात हैं। क्या आप उन तत्वों की सूची बना सकते हैं जिनकी रचना मानव ने भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त मंच पर अपने कार्यकलापों के द्वारा की है? गृह, गांव, नगर, सड़कों व रेलों का जाल, उद्योग, खेत, पतन, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं तथा भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं, जबकि भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा बृहत स्तर पर परिवर्तित किया गया है। साथ ही मानव जीवन को भी इसने प्रभावित किया है। मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव क्या उत्पन्न और निर्माण करता है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि वह उन किन उपकरणों और तकनीकों की सहायता से उत्पादन और निर्माण करता है। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियम को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया है। उदाहरणार्थ घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता की। इसी प्रकार डीएनए और आनुवंशिकी के रहस्यों की समझ ने हमें अनेक बीमारियों पर विजय पाने के योग्य बनाया। अधिक तीव्र गति से चलने वाली यान विकसित करने के लिए हम वायु गति के नियमों का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है और प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है। प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया की आरंभिक अवस्था में मानव इसी अत्यधिक प्रभावित हुआ था। उन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को डाल दिया। इसका कारण यह है कि प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था और मानव के सामाजिक विकास की अवस्था आदिम थी। आदि मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। प्रौद्योगिक विकास की उस अवस्था में हम प्राकृतिक मानव की कल्पना भी कर सकते हैं, जो प्रकृति को सुनता था, उसकी प्रचंड से भयभीत होता था और उसकी पूजा भी किया करता था। मानव का प्रकृतिकरण। बेंदा मध्य भारत के अबूझमाड़ क्षेत्र के जंगलों में रहता है। उसके गांव में 3 झोपड़ियां हैं जो जंगल के बीच हैं। यहाँ तक कि पक्षी और आवारा कुत्ते, जिनकी भीड़ प्रायः गांवों में मिलती हैं भी यहाँ दिखाई नहीं देते। छोटी लंगोटी पहने और हाथ में कुल्हाड़ी लिए वह पेंडा का सर्वेक्षण करता है, जहाँ उसका कबीला कृषि का आदिम रूपांतरी कृषि करता है। बेंदा और उसके मित्र वन के छोटे टुकड़ों को जुताई के लिए जलाकर साफ करते हैं। राख का उपयोग मृदा को उर्वर बनाने के लिए किया जाता है। अपने चारों ओर खिले हुए महुआ वृक्षों को देखकर बेंदा प्रसन्न होता है। जैसे ही वह महुआ, पलाश और साल के वृक्षों को देखता है जिन्होंने बचपन से ही उसे आश्रय दिया है, वह सोचता है कि इस सुंदर ब्रह्मांड का अंग बनकर वह कितना सौभाग्यशाली है। विसर्पी गति से पेंडा को पार करके बेंदा नदी तक पहुंचता है। जैसे ही वह चूरू भर जल लेने के लिए झुकता है, उसे वन की आत्मा लोई लुबी की प्यास बुझाने की स्वीकृति देने के लिए धन्यवाद करना याद आता है। अपने मित्रों के साथ आगे बढ़ते हुए बेंदा
गुद्देदार पत्तों और कंद मूल को चबाता है। जड़ के वन से गजहरा और कुचरा का संग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। ये विशिष्ट पादप हैं जिनका प्रयोग बेंदा और उसके लोग करते हैं। वह आशा करता है कि वन की आत्माएं दया करेंगी और उसे उन जड़ी बूटियों तक ले जाएंगे। वे आगामी पूर्णिमा को मदाई अथवा जनजातीय मेले में वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक हैं। वह अपने नेत्र बंद करके स्मरण करने का कठिन प्रयत्न करता है तो उसके बुजुर्गों ने उन जड़ी बूटियों और उनके पाए जाने वाले स्थानों के बारे में समझाया था। वह चाहता है कि काश उसने अधिक ध्यानपूर्वक सुना होता। अचानक पत्तों में खड़खड़ाहट होती है। बेंदा और उसके मित्र जानते हैं कि ये बाहरी लोग हैं जो इन जंगलों में उन्हें ढूंढते हुए आए हैं। एक ही प्रवाही गति से बेंदा और उसके मित्र सघन वृक्ष के बितान के पीछे अदृश्य हो जाते हैं और वन की आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं। बॉक्स की कथा। मानव का प्राकृतिकरण आर्थिक दृष्टि से आदिम समाज से संबंधित एक घर के प्रत्यक्ष संबंधों का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे अन्य आदिम समाजों के संबंध में पढ़े जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्णतः सामंजस्य बनाए हुए हैं। आप अनुभव करेंगे कि ऐसे सभी प्रकरणों में प्रकृति एक शक्तिशाली बल, पूज्य, सत्कार योग्य तथा संरक्षित है। सतत पोषण हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। ऐसे समाज के लिए भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण करता है। समय के साथ साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं। अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ मानव बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। वे अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वे संभावनाओं को जन्म देते हैं। मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती है। मानवीय क्रियाओं की छाप सर्वत्र है। उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य विश्राम स्थल, विशाल नगरीय प्रसार, खेत, फलोद्यान, मैदानों व तरंगित पहाड़ियों में चारगाहें, तटों पर पतन और महासागरीय तल पर समुद्री मार्ग तथा अंतरिक्ष में उपग्रह इत्यादि। पहले के विद्वानों ने इसे संभववाद का नाम दिया। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करते हैं तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है तथा प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। प्रकृति का मानवीकरण। ट्रॉन्डहाइम के शहर में सर्दियों का अर्थ है प्रचंड पौने और भारी हिम। महीनों तक आकाश अदीप्त रहता है। कैरी प्रातः 8 बजे अंधेरे में कार से काम पर जाती है। सर्दियों के लिए उसके पास विशेष टायर हैं और वह अपनी शक्तिशाली कार की लाइटें जलाए रखती है। उसका कार्यालय सुखदायक 23 डिग्री सेल्सियस पर कृत्रिम ढंग से गर्म रहता है। विश्वविद्यालय का परिसर जिसमें वह काम करती है कांच के एक विशाल गुंबद के नीचे बना हुआ है। यह गुंबद सर्दियों में हिम को बाहर रखता है और गर्मियों में धूप को अंदर आने देता है। तापमान को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जाता है और यहाँ पर्याप्त प्रकाश होता है। यद्यपि ऐसे रुक्ष मौसम में नई सब्जियां और पौधे नहीं उगते। कैरी अपने डेस्क पर आर्किड रखती है और उष्णकटिबंधीय फलों जैसे कि केला, कीवी आदि का आनंद भी लेती है। ये नियमित रूप से वायुयान द्वारा उष्ण क्षेत्रों से मंगाए जाते हैं। माउस की एक क्लिक के साथ कैरी नई दिल्ली में अपने सहकर्मियों से कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ जाती है। वह प्रायः लंदन के लिए सुबह की उड़ान लेती है और शाम को अपने मनपसंद टेलीविज़न सीरियल देखने के लिए सही समय पर वापस पहुंच जाती है। यद्यपि कैरी 58 वर्षीय है, फिर भी वह विश्व के अन्य भागों के अनेक 30 वर्षीय लोगों से अधिक स्वस्थ और युवा दिखती है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे जीवन शैली कैसे संभव हुआ? यह प्रौद्योगिकी है जिसके कारण ट्रॉन्डहाइम के लोग व उन जैसे अन्य लोग प्रकृति द्वारा आरोपित अवरोधों पर विजय पाने के लिए सक्षम हुए हैं। क्या आप ऐसे अन्य कुछ
दृष्टांतों को जानते हैं। ऐसे उदाहरण को ढूंढना कठिन नहीं है। भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की है जो दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है। उन्होंने इसे नौ निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया। आप में से जो नगरों में रहते हैं और जो नगर देख चुके हैं जरूर जानते होंगे कि चौराहे पर यातायात का नियंत्रण बत्तियों द्वारा होता है। लाल बत्ती का अर्थ है रुको। एम्बर पीली बत्ती लाल और हरी बत्तियों के बीच रुककर तैयार रहने का अंतराल प्रदान करती है और हरी बत्ती का अर्थ है जाओ। संकल्पना दर्शाती है कि न तो यहाँ नितांत आवश्यकता की स्थिति पर्यावरणीय निश्चयवाद है और न ही नितांत स्वतंत्रता की दशा है। इसका अर्थ है कि प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें राज संकेतों पर प्रत्युत्तर देना होगा और जब प्रकृति रूपांतरण की स्वीकृति दे तो वे अपने विकास के प्रयत्नों में आगे बढ़ सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि उन समस्याओं में जो पर्यावरण की हानि न करती हो संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है तथा अंधाधुंध रफ्तार दुर्घटनाओं से मुक्त नहीं होती है। विकसित अर्थव्यवस्था के द्वारा चलाई गई मुक्त चाल के परिणाम स्वरूप हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत और क्षय भूमंडलीय तापन, पीछे हटती हिम नदियाँ, निम्नीकृत भूमियाँ हैं। नौ निश्चयवाद संकल्पना ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास है जो संभावनाओं के बीच अपरिहार्य चयन द्वैतवाद को निष्फल करता है। समय के गतियों से मानव भूगोल पर्यावरण से अनुकूल व समायोजन की प्रक्रिया तथा इसका रूपांतरण पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न परिस्थितिकीय निकेत में मानव के उदय के साथ आरंभ हुआ है। इस प्रकार यदि हम पर्यावरण और मानव की अन्योन्य क्रिया से मानव भूगोल के प्रारंभ की संकल्पना करें तो इसकी जड़ें इतिहास में अत्यंत गहरी हैं। अतः मानव भूगोल के विषयों में एक दीर्घकालिक सातत्य पाया जाता है। यद्यपि समय के साथ इसे सुस्पष्ट करने वाले उपागमों में परिवर्तन आया है। उपागमों में यह गत्यात्मक विषय की परिवर्तनशील प्रकृति को दर्शाती है। पहले विभिन्न समाजों के बीच अन्योन्य क्रिया नगण्य थी और एक दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित थी। यात्री और अन्वेषक अपने यात्रा क्षेत्रों के बारे में सूचनाओं का प्रसार किया करते थे। नौचालन संबंधी कुशलताएं विकसित नहीं हुई थी और समुद्री यात्राएं खतरों से खाली नहीं थी। 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में अन्वेषणों के प्रयास हुए और धीरे धीरे देशों और लोगों के विषय में मिथक और रहस्य खुलने शुरू हो गए। उपनिवेश युग के अन्वेषणों के आगे बढ़ाने के लिए गति प्रदान की ताकि प्रदेशों के संसाधनों तक पहुंच हो सके और तालिका युक्त सूचनाएं प्राप्त हो सके। यहाँ आशय गहन ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करने का नहीं है, केवल आपको मानव भूगोल के क्रमिक विकास की प्रक्रिया से अवगत कराने का है। संक्षिप्त तालिका 1.1 आपको भूगोल के उप क्षेत्र के रूप में मानव भूगोल की विस्तृत अवस्थाओं से परिचय कराएगी। मानव भूगोल की कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से था। इनमें आवासन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी पक्ष सम्मिलित थे। भूगोलवेताओं ने पहले ही स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सामाजिक कल्याण के रूप में भूगोल का एक कोर्स आरंभ कर दिया है। आमूलवादी रेडिकल विचारधाराओं से निर्धनता के कारण, बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया। समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद के विकास से था। व्यवहारवादी विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीय प्रजाति, धर्म इत्यादि पर आधारित सामाजिक संपर्कों के दीर्घकाल बोध पर ज़्यादा जोर दिया। मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। मानव भूगोल, जैसा कि आपने देखा, मानव जीवन के सभी तत्वों तथा अंतराल जिसके अंतर्गत वे घटित होते हैं के मध्य
संबंध की व्याख्या करने का प्रयत्न करती है। इस प्रकार मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर विषयक है। पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानवीय तत्वों को समझने व उनकी व्याख्या करने के लिए ये आप देख सकते हैं, ये समय अवधि है, उपागम है और बृहत लक्षण है। तो इसको वीडियो पॉज करके आप इसको देखेंगे। करने के लिए मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषय के साथ घनिष्ठ अंतरापृष्ठ विकसित करती है। ज्ञान के विस्तार के साथ नए उप क्षेत्रों का विकास होता है और मानव भूगोल के साथ भी ऐसा ही हुआ है। आइए मानव भूगोल के क्षेत्रों और उप क्षेत्रों का परीक्षण तालिका 1.2 से करें। आपने अनुभव किया होगा कि यह सूची विशाल और विस्तृत है। यह मानव भूगोल के विस्तृत होते परिमंडल को परिलक्षित करती है। उप क्षेत्रों के मध्य सीमाएं प्रायः अतिव्यापी होती हैं। इस पुस्तक के अध्यायों के रूप में जो सामग्री दी गई है वह आपको मानव भूगोल के विभिन्न पक्षों का पर्याप्त एवं विस्तृत ज्ञान प्रदान करेगी। अभ्यास, क्रिया और प्रकरण अध्ययन इसकी विषय वस्तु को और अधिक समझने के लिए आपको कुछ अनुभवाश्रित दृष्टांत प्रदान करेगी। ये आप देख सकते हैं तालिका को अच्छे से। तो दोस्तों ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।